गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी कहानी सुना रही है अपनी बीते कल के बारे में। जिस बीते कल के बारे में वो उसे ये बताती है कि जहाँ पर जो तनिषा रहती है कि जब उसे दिल्ली के बारे में जाने की बात पता चलती है तो फ़र्क उसे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। वो कुछ ना कुछ यही सोच रही थी कि किस तरीके से क्या करूँ। इसलिए वो स्मृति के बुखार आने पर भी वो ये चाहती थी कि वो उसको अच्छे से कंसोल कर सके। और जैसा ही होता है कि वो बहुत अच्छे से स्मृति से बात करती है, पर स्मृति भी अब समझदार रहती है। उसी के बाबा ने भी उसे यही कहा रहता है कि उसे जाने दो। तो गार्डन एरिया में ये दोनों एक दूसरे के साथ झूले पर बैठते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। फिर जब ये रूम पर आते हैं तो उनके बीच में स्वीट मोमेंट होता है। और स्वीट मोमेंट होने के बाद वहाँ से जो उसकी जो मम्मी रहती है, जो नैना मॉम रहती है, वो हाथ में लाकर दो एनवलप देती हैं। जिस एनवलप में एक एनवलप में उसका कॉलेज का एडमिशन रहता है और दूसरे एनवलप में उसका स्कूल का एडमिशन रहता है स्मृति का, जिसकी वजह से वो शॉक्ड हो जाती है। और वो ये पूछती है कि ये किसने किया है, तो वो कहते हैं कि उसके बाबा ने किया है। अब उसके आगे तभी स्मृति मुझे बताती है कि स्मृति रूहानिका को बताते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हुआ था कि बाबा ने मेरा एडमिशन करा दिया था। हालांकि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, लेकिन उस समय मुझे इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि मेरे बाबा ने इतने सारे पैसे लाकर किया कैसे, क्योंकि वो तो इतने अमीर थे नहीं। और फिर यहाँ से इतना सारा पैसा लाके किस तरीके से करना, ये बहुत मुश्किल में था। तभी रूहानिका कहती है, बट अगर उस समय की अगर मेरे साथ ही सिचुएशन होती तो मैं इतनी ज़्यादा सोचने से ज़्यादा तो मैं खुश होती कि मुझे तनिषा के साथ रहने का मौका मिल रहा है। तभी स्मृति कहती है रूहानिका, मैं इस बात पे खुश थी, बट मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा है ही नहीं। तो कर्जा लेकर अगर वो मुझे पढ़ा रहे हैं तो कौन बेटी खुश होगी। तो वहीं पर वो टेंशन भी थी। तभी रूहानिका उसे पूछती है, तो तुमने क्या किया फिर। तो कहती है, मैं वहाँ पर जब खड़ी हुई थी, जब नैना मॉम ने मुझे ये सब बताया तो मैं भागती हुई अपने बाबा के पास गई। वहाँ पर जब मैं वहाँ से भागते 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 गई, तभी वहाँ पर मुझे बाबा मिले। स्मृति अपने बाबा को कहती है कि पापा, आपने ये सब पैसे कहाँ से लाए। तभी वो कहते हैं कि पता है बेटा, किसी को खोने का दर्द मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। हालांकि मैंने तुम्हारी अपनी माँ को खोया था, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इतनी अच्छी दोस्त कि जिसके खोने पर ना मैं बहुत ज़्यादा टूट सा गया था। आज मैं ज़िंदा तो हूँ, लेकिन बहुत अधूरा फ़ील करता हूँ अपने आप को। ऐसा नहीं है कि मेरे बाकी दोस्त नहीं है, लेकिन एक स्पेशल दोस्त की वैल्यू जो होती है ना, वो बहुत होता है। एक जिगरी यार ही होता है। उस जिगरी यार की जगह कोई नहीं ले सकता। और मैंने तुम्हारी माँ से वो जिगरी यार वाली दोस्ती करी थी। वो मेरी सब कुछ थी, बट वो जब चली गई ना तो मुझे बहुत दर्द हुआ। जब ये सारी बातें चल रही रहती है तो स्मृति एक तरफ अपने बाबा को देख रही रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहता है कि इससे एडमिशन का क्या लेना देना। तभी उसके बाबा उसके फेस के एक्सप्रेशन को समझते हुए उसी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझसे क्या क्वेश्चन करने आई हो, कि इससे क्या लेना देना। तो वो कहते हैं कि मैंने गार्डन एरिया में देखा था कि किस तरीके से तुम तनिषा बेबी से बहुत ज़्यादा अटैच हो और तुम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हो, वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करती है। ये सब देखकर ना मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं दो जिगरी यारों को अलग कर रहा हूँ। मतलब मैं इतने सारे पैसे कमाकर ऊपर लेकर तो नहीं जाऊंगा ना। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी पूंजी तुम्हारे पढ़ाई पे लगा दूं। तो आज नहीं तो कल जब तुम अपने पढ़ लोगी, तो पढ़ने के बाद सबसे बड़ी बात है कि तुम मतलब सब मैनेज कर लोगी। तभी स्मृति अपने बाबा के गले लगते हुए कहती है कि बाबा, पूंजी लगाने के लिए होना भी तो चाहिए। आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से। सच बताओ, आपने कर्जा तो नहीं लिया। मैं रह लूंगी तनिषा के बिना, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये दर्द और ये चीज़ के साथ मैं नहीं रह सकती कि मेरे बाबा ने मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने आप को गिरवी रख दिया। ये मेरे बस की बात नहीं है बाबा। तभी वो कहते हैं कि अरे बाबा, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई है। तुम्हें ये बताओ, जब तुम छोटी सी थी, छोटे से बड़े तक तुम्हारा पूरा खर्चा नैना आंटी ने उठाया, मतलब तुम्हारी नैना मॉम ने उठाया। हर चीज़ के लिए पैसा वो दे रही थी। तुम बताओ, मैंने तो कोई चीज़ के खर्च नहीं करे। वक्त के साथ साथ जो हमारे सूरज सर हैं,
उन्होंने वक्त के साथ साथ मेरी पगार भी तो बढ़ाई है, जैसे जैसे बढ़ती गई उन्होंने मेरी पगार बढ़ाई, ये सोचते हुए कि भाई इसकी बेटी भी बड़ी हो रही है तो आज नहीं तो कल इसको खर्चा भी होगा, तो उन्होंने मेरी पगार भी बढ़ाई, मुझे उनके घर पे रहने का मौका भी मिला। खर्चा मेरा इतना कुछ होता नहीं है, आधे से ज़्यादा खाना तो तुम नैना मॉम के वहाँ खा लेती थी, मैं तो 2 सब्जी में भी, दाल चावल में भी खाना मतलब चल रहा था, तो मेरे पास पैसे बहुत बचे और वही सारे पैसों को जमा करते हुए मैं तुम्हारे आज पढ़ाई पे लगाऊंगा, जो 11th और 12th के लिए होगा। और दूसरी चीज़, तुम्हारी माँ के कुछ गहने भी थे, वो गहने को भी हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गहने मैंने यूज़ कर लिए, बट वो गहने हैं, तुम आगे पढ़ाई करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तुम्हारे पास पैसे भेजता रहूँगा और तुम्हें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं हर चीज़ करूँगा, तुम टेंशन मत लो। तभी वो अपने बाबा के गले लगते हुए कहती है कि बाबा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, और इतनी ज़्यादा खुशी के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जो तनिषा रहती है वो खिड़की से देख रही रहती है कि स्मृति कितनी खुश है उसके बाबा से बोलते हुए, दोनों के बीच में इमोशनल पना हो रहा है। तभी उसकी मॉम उसके पीछे से हाथ रखती है और बोलती है कि तुम खुश नहीं दिख रही हो मुझे। तो कहती है मैं खुश हूँ मम्मा, मैं क्यों नहीं खुश होंगी, आपने मेरी बात को सुन लिया और मुझे जाने का मौका मिल रहा है। तो कहती है पर तुम अपना खुद का एडमिशन फॉर्म देख के खुश नहीं हुई हो। नहीं, वो तो ठीक है, होना ही था, बट ये बेस्ट कॉलेज है दिल्ली का, तुम्हारा बेस्ट कॉलेज की दिल्ली में एडमिशन हो रहा है। यहाँ पर एडमिशन होने के लिए ना 2 महीने लगते हैं, जो तुम्हारे डैड क्रैश कोर्स की बात कर रहे थे ना, वो क्रैश कोर्स देख के एक क्या बोलते, एक वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना रहता है, उसके बाद वो एडमिशन मिलता है। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तुम्हारा एडमिशन तुरंत ही हो गया है, सो तुम्हें खुशी किस बात की नहीं हो रही है। तो अपने टर्न होके बोलती कि कुछ खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है खुद से भी ज़्यादा। हर बार हम अपने बारे में सोचें, मॉम ये भी तो सही बात नहीं है ना। मैं खुश हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ, वो तो मैं अपनी काबिलियत पे भी ले लेती, और अगर अब मतलब पापा मुझे एडमिशन में डालना चाहते तो वो भी हो जाता। बट मैं खुश इस बात के लिए हूँ कि मेरे साथ स्मृति जा रही है, उसकी खुशी देखो ना मम्मा, उसकी खुशी कितनी अलग है, वो कितनी ज़्यादा खुश है, उसको खुशी देखते हुए मैं खुश हूँ। तभी उसकी मम्मी ना कुछ अजीब सा चेहरे पे देखती हैं तनिष्का के। तनिष्का को अपने एडमिशन से ज़्यादा उसकी खुशी महसूस हो रही थी। तभी उसकी तनिष्का की मॉम जो रहती हैं वो उसकी तरफ देखते बोलती है, तनिष्का, इस कुछ महीनों में, या ये कहूँ कि इस कुछ सालों में तुम बहुत बदल सी गई हो। तो वो अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलती, ये बदलाव अच्छा है या बुरा है? तो कहती हैं पता नहीं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर ये बदलाव बहुत अलग है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस बदलाव के बारे में, पर बहुत कुछ अलग हो रहा है। तो कहती है मम्मा, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, वैसे आपने ही तो सिखाया ना दूसरों की मदद करना, दूसरों की खुशी में खुश होना, इसे ही तो इंसानियत कहते हैं। तो कहती है कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बट अटैचमेंट और किसी के साथ उसी की चीज़ में डूब जाना, ये भी तो गलत है ना। अक्सर चाय में भी बिस्किट जब ज़्यादा देर रहता है डूबा हुआ तो वो टूट जाता है। उसी तरीके से ज़िंदगी में अगर हम किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वो हमें इंसान तोड़ भी देता है। तो इसलिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का कंट्रोल अपने ऊपर भी रखना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम स्मृति के ऊपर पूरी तरीके से डूबती जा रही हो, ये सही नहीं है। तभी तनिषा को लगता है कि मम्मी को कुछ डाउट ना हो, मतलब कुछ अलग ना हो और शायद वो कैंसिल ना कर दे, इसके लिए वो एकदम से अपनी मम्मी को कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्मृति के लिए खुश इसलिए हूँ क्योंकि स्मृति क्या है, मिडिल क्लास की है मॉम, और फिर भी वो इतने बड़े सपने को जीना चाह रही है कि ये और कुछ भी नहीं है। आपकी बेटी आपकी ही है और हमेशा आपकी ही रहेगी, आप इस बात की टेंशन मत लो। ये बोलते हुए अपनी मम्मी को हक करते हुए बोलती है मैं भी बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ जो हमारी स्मृति रहती है वो अपने बाबा के साथ जाती है, उसके बाबा बोलते हैं कि क्या क्या तुम्हें लेकर जाना है वो पैकिंग कर लो, और सब यहाँ पे पैकिंग करने के लिए तैयार होते हैं। 2 दिन के बाद, और 2 दिन के बाद इन लोगों ने सारी पैकिंग कर ली थी, सब कुछ रख लिया था, जो कुछ भी जैसे
जो दे सकते थे वो दिया। पर जैसे पैकिंग ख़त्म होती है तो जो हमारी तनिषा रहती है वो एकदम से स्मृति के पास जाती है और बोलती है कि तुमने पैकिंग कर ली है कि नहीं। स्मृति बोलती है कि हाँ मैंने पैकिंग कर ली। तो तनिषा उसका बैग लेती है, उसका बैग ओपन करती है तो कहती है कि ये सब चीज़ें लेके जाओगी तुम? तो वह कहती है मतलब? तो कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। अब तुम एक नए स्कूल में जाओगी, नई चीज़ें होंगी, नए लोग होंगे, ये सब मत ले जाओ। तो कहती है तो क्या ये कपड़े मैं फेंक दूँ अपने? तो कहती है कि नहीं, ये कपड़े अच्छे हैं तुम रखो, लेकिन कुछ नए कपड़े भी तो लेके जाना पड़ेगा। तुम ये वाले कपड़े नहीं पहन सकती हो, मतलब ओके फाइन, तो हम शॉपिंग पे चलते हैं। तभी एकदम से स्मृति जो होती है वो तनिषा का हाथ पकड़ के बोलती है नहीं नहीं तनिषा, मुझे नहीं जाना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है शॉपिंग पे। तुम्हें नहीं पता, शायद तुम्हारे लिए शॉपिंग करना, ये छोटे छोटे पैसों को खर्च करना बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, बट मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई मीन फॉर मी इट्स मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड इट्स मैटर। यार मेरे बाबा के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी ये सब चीज़ें शॉपिंग पे लगा सकूं और शॉपिंग पे ये सारी चीज़ें मैं खर्च करूं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे बस का नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं यही कपड़ों में गुजारा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि स्कूल की तो खुद की यूनिफॉर्म होगी ना, तो वो पहन लेंगे हम, उसके लिए बाबा ने पैसे दिए हैं, वो स्कूल के यूनिफॉर्म हम खरीद लेंगे, तो वहाँ थोड़ी ना मैटर करता है। और बाहर अगर मैं ये कपड़े पहनूं तो कौन देख रहा है मुझे, कोई तो मुझे जानता नहीं है। तभी तनिषा उससे बोलती कोई नहीं जानता मतलब, मुझे तो जानते हैं ना, तुम दिन भर मेरे साथ रहोगी और मेरे साथ जाओगी तो ये कपड़े पहन के मैं तुम्हें बाहर लेके जाके घूम नहीं सकती हूँ। आई मीन ये घरेलू कपड़े हैं। आई मीन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने बाबा के ऊपर प्रेशराइज करो, मैं तुम्हारी शॉपिंग कराती हूँ, मम्मी है ना, मम्मी से पैसे लेके चलते हैं। तो कहती पागल हो गई हो क्या तनिषा, हर टाइम ना तुम आंटी को परेशान क्यों कर रही हो? तो ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो तुम क्या चाहती हो, ये वाले कपड़े पहन के जाओगी तुम? तो कहती कि हाँ अगर तुम्हें इतना ही शर्मिंदा फील हो रहा है मेरे साथ रहने में, तो मैं तुम्हारे साथ कभी बाहर नहीं जाऊंगी घूमने के लिए। तो तभी वो कहती है स्टूपिड, मैंने ये नहीं कहा। आह, छोड़ो। वो जाती है अपने कबर्ड में, कबर्ड में बहुत सारी ड्रेसेस रखी रहती है जो ऑलरेडी तनिषा यहाँ पे छोड़ के जाने वाली थी, क्योंकि उसके लिए वो शायद से ड्रेसेस इतनी मैटर नहीं करती है, और अब वो न्यू यूनिवर्सिटी में जा रही थी तो उसने बहुत सारी नई नई ड्रेसेस खरीदी थी। उसने इस 2 दिनों में काफ़ी शॉपिंग करी थी अपने मॉम के साथ जाकर, और जो ड्रेसेस अब पुरानी हो चुकी थी उसमें वो नहीं चाहती। तो एक काम करते हैं, फटाफट जो वो सारी ड्रेसेस रहती है वो सारी ड्रेसेस को उठाती है और उठाकर यहाँ पर लाके उसके बैग में जगह करती है और रख देती है, और कुछ ड्रेसेस को वो अपने खुद के बैग में भी एडजस्ट कर लेती है और कहती है ये ड्रेसेस लो। तो कहती है ये तो तुम्हारी ड्रेसेस है ना, तो कहती है अब तुम्हारा मेरा छोड़ो, ये सारी ड्रेसेस रखो। और कहती है कि जाओ पैकिंग कर लो। कुछ ऐसी ड्रेसेस रहती है, बहुत यूनिक ड्रेसेस रहती है, जो जैसे कि उस समय की जो स्पेशल पार्टीज में होती थी, वो एक या दो ड्रेस वो भी रख लेती है। और वहीं पर इनकी पूरी पैकिंग हो जाती है और शाम के 9 बज के 20 मिनट पे इनकी ट्रेन रहती है, जो डायरेक्ट देहरादून से इनको लेकर जाएगी दिल्ली। इनके साथ ट्रेन में जाने के लिए वहाँ पर एक असिस्टेंट जो उसके डैड रहते हैं उसने हायर किया रहता है, क्योंकि 2 बच्चियाँ नए शहर में अब अकेले से जा रही हैं, जिसके लिए उसके बाबा, मतलब जो उसके सूरज सर रहते हैं, जो मतलब स्मृति के सर रहते हैं, लेकिन जो तनिषा के पापा रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी कभी भी कुछ ऐसे जाए जो जो बिल्कुल सही नहीं रहते। तो उनके साथ एक असिस्टेंट जाता है और एक लेडी असिस्टेंट जाती है। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं, उन्हें एक प्रॉपर तरीके से पूरा रात का सफ़र रहता है। जब रात का सफ़र रहता है तो इन लोगों ने एसी बस करी रहती है, जिसमें मतलब सॉरी एसी ट्रेन करी रहती है, जिसमें अपार्टमेंट्स रहते हैं। तो रात के टाइम पर ना जो हमारी स्मृति थी वो मतलब ऐसे जो बोलते हैं ना, एकदम जू 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 करके आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ पर तनिषा को ना कुछ अजीब सा लग रहा था। तनिषा जब एकदम से देखती है स्मृति की तरफ, तो स्मृति सोते हुए उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। अब ये क्यों आ रहे थे ये बात तो तनिषा को समझ में नहीं आई थी। तो तनिषा उठती है और उठ के एकदम से उसकी तरफ देखती है कि ये रो रही है, सो रही है, या क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो उठती है, उसके बालों पे फेरती है तो उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे रहते हैं। तभी वो एकदम से उसको उठाती है, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? तो कहती है
मैं अपनी लाइफ में कभी भी अपने डैड से मतलब अपने बाबा से इतने दूर नहीं रही हूँ। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरे पापा, मानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम को शेयर करती थी, बट कभी भी अपने पापा की नज़रों से अलग नहीं हुई थी। और मेरे पापा के पास सिर्फ मैं ही थी, मतलब देखा जाए तो बाकी लोग, बाकी सब लोग थे, लेकिन सिर्फ मैं ही थी उनके पास। और अब वो भी चली गई हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। स्मृति की ये बात सुन के तनिष्का उसके बालों को बेसर मतलब बालों पे हाथ फेरते हुए कहती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है स्मृति। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे बाबा के साथ तुम्हारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन सच बात तो ये है ना कि कभी ना कभी तो हमें जाना ही पड़ता है। और कल अगर तुम शादी करके जाओगी तो भी तुम अपने बाबा से अलग होगी। तो कहती है, मैं शादी नहीं करूँगी। तो कहती है, क्यों, तुम शादी नहीं करोगी? तो कहती है, हाँ, नहीं करूँगी, बट करना तो पड़ेगा ना। तो कहती है, फिर मैं ऐसा लड़का लेकर आऊँगी जिसके साथ मैं यहाँ पर रह लूँ। ये बात सुन के तनिष्का को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और तनिष्का से बोलती है, तो तुम शादी लड़के से करोगी? ये सवाल सुनते से स्मृति उसकी तरफ देखने लग जाती है, और वो मन ही मन सोचती है, ऑफ कोर्स लड़के से ही शादी होती है ना, और किसी से क्या होती है। तभी वो बोलती है, क्यों, मतलब गलत कहा क्या मैंने? तभी तनिष्का कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। कहते हैं ना कि जब किसी को उसके हिसाब का आंसर नहीं मिलता तो उसको कुछ ना कुछ बातें चुभ जाती है। तो ऐसा ही होता है कि उसको ये बात चुभ गई थी, और चुभ कर वहाँ से जाके अपनी मतलब सो जाती है, और उसे इस बात का पता नहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गम टाइप का होता है कि यार वो बॉयफ्रेंड बनाएगी या फिर वो अपना हस्बैंड बनाएगी, फिर मेरा क्या होगा। ये सारे सवाल उस समय तनिष्का के दिमाग में चल रहे रहते हैं। लेकिन तनिष्का के दिमाग में जब ये सारे सवाल चल रहे रहते हैं तो वो स्मृति की तरफ ना एक बार देखती है ना कुछ बोलती है। स्मृति सब इसकी तरफ देख के बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है, क्या कुछ ऐसा कह दिया है जो इसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बट मैंने तो कुछ भी गलत कहा भी नहीं है, अब मैंने क्या कर दिया। अब हमेशा से स्मृति को तनिष्का के गुस्से से बहुत डर लगता था, क्योंकि वो रूठ जाती थी तो उसको मनाना कोई इतना इजी था नहीं। ऐसी समय चल रहा रहता है। थोड़े टाइम के बाद ये लोग ट्रेन से वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनका मतलब ये लोग एक हॉस्टल में जाते हैं, जिस हॉस्टल में वहाँ पर एक रूम अलॉट रहता है जिसमें डबल शेयरिंग रहती है। और ये नैना मैम ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि दोनों बच्चे एक साथ ही एक रूम में ही रहने चाहिए, दोनों को मतलब अलग अलग नहीं चाहिए। वो दोनों साथ में पढ़ेंगी, साथ में रहेंगी, और इस हिसाब से उनके रूम मिल जाते हैं। और दोनों जो असिस्टेंट, एक मेल और फीमेल रहती हैं, वो लोग वहाँ पर नैना मैम को फ़ोन करती हैं, उनको इन्फॉर्म करती हैं और चली जाती हैं। अब हॉस्टल्स के नए दिन रहते हैं। तभी ये लोग जब अपना सामान रखते हैं, पूरा बैग वैग रखते हैं, तभी वहाँ पर जो हमारी तनिष्का रहती है वो एकदम से जाकर बिस्तर पे पूरे तरीके से लेट जाती है और सोचने लगती है, वाह, कम से कम अब ट्रेन का ट्रैवल तो हटा। तभी वहाँ से स्मृति कहती है कि तनिष्का, हम रात को पूरा सफ़र करके आए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नहा लेना चाहिए? तो कहती है कि हाँ, तुम्हें लगता है तो तुम नहा लो ना, मैंने कब मना किया है, गो नहा लो, ऐसे बोलती है। और तनिष्का अपना सर एकदम टर्न करके बेड पे सो जाती है। स्मृति को भी सही नहीं लगता है, क्योंकि उसको ट्रैवल करके आई रहती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, तो वो नहाने चली जाती है। अब नहाने के लिए वो बहुत प्यार से चली जाती है, बट नहाते टाइम ऐसा होने लगता है कि ऐसा होने लगता है कि जो पानी रहता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके मुंह पर साबुन लगा रहता है, और वो एकदम से चिल्लाती है, तनिष्का, तनिष्का, तनिष्का। तनिष्का नींद में रहती है, क्योंकि वो हल्की हल्की उसकी नींद लग चुकी रहती है। वो उठती है, कहती है, ये तो स्मृति की आवाज़ है, ये क्यों चिल्ला रही है घर पे रहकर। तो वो उठती है, एकदम से बोलती है, क्या है तुम्हें, तुम क्यों चिल्ला रही हो बाथरूम से? तो कहती है, वो मेरी मदद करो ना, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो कहती है कि अब क्या हुआ है? तो कहती है, वो पानी नहीं आ रहा है। तो कहती है, क्या? बोलती है, पानी नहीं आ रहा है। तो कहती है, अच्छा रुको, मैं अंदर आती हूँ। तो कहती है, क्या अंदर आओगी, मैंने कपड़े नहीं पहने, मैं नहा रही हूँ, तो प्लीज़ पानी नहीं आ रहा है, जाके बाहर वार्डन्स वगैरह से बोलो ना कि पानी आने के लिए। तभी वो कहती है, अच्छा ठीक है।
तो फिर वो वहाँ से जाती है, जाकर वार्डन से बात करती है। तो वहाँ पे जो उनकी वार्डन रहती है वो बिल्कुल ना लड़कों जैसी रहती है, एकदम टॉम बॉय टाइप। और वो एकदम से बोलती है हाँ बोलो। तो वो कहती है कि पानी नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं कि अच्छा पानी नहीं आ रहा है तो पानी तो बेटा आता नहीं है, यहाँ पर अभी कटौती चल रही है पानी की। तो कहती है मतलब मैं समझी नहीं। तो वो कहते हैं कि बेटा यहाँ पे ना सुबह सिर्फ 2 से 3 घंटे पानी आता है, बाकी तो बच्चे लोग हॉस्टल वगैरह चले जाते हैं, फिर रात को पानी मिलता है। तुम लोग थोड़े से गलत टाइम पे आए हो, तुम्हें आते आते थे 12 बज चुके हैं यहाँ पर। तो फिर तुम एक काम करो, पानी तो खत्म हो चुका है, अभी नल में पानी तो नहीं आएगा, कटौती चल रही है, कुछ 1 हफ्ते की कटौती है, इसके बाद ना पानी आने लग जाएगा। तो कहती है बट अभी क्या करूँ। तो कहती है अभी तो एक काम करो, ये बाल्टी भर पानी है इसे लेके जाओ। तो कहती है मेरा रूम 2nd फ्लोर पर है, मैं इतना ये बाल्टी भर के पानी कैसे लेके जाऊंगी। तो कहता है अरे तुम मत ले जाओ, तुम अपने रूम से अंदर रख लेना, मैं यहाँ पे बंदा है उसको भिजवा देती हूँ। तो वहाँ से वो बोलती है रामू काका, रामू काका। फिर रामू काका आते हैं, वो एकदम से बाल्टी पकड़ते हैं और पूरा 2nd फ्लोर तक बाल्टी का पानी लेके जाते हैं। और पानी लेके जाके बोलते हैं कि मैडम मैं बाथरूम में रख दूँ। तभी उसको याद आता है नहीं नहीं मैं रख दूंगी। थोड़ी देर में जो बाल्टी रहती है वो थोड़ी भारी रहती है, और तनिष्का की आदत नहीं रहती कि कोई भी भारी सामान उठाने की। फिर भी वो पानी को उठाती है और बोलती है कि स्मृति गेट ओपन करो, मैं पानी लाई हूँ। तो स्मृति गेट ओपन करती है और वो पानी जो रहता है वो अंदर तक बाल्टी में रहती है। जो बाथरूम रहता है काफ़ी बड़ा रहता है, एकदम छोटू सा कोंजू सा नहीं रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है। वो बाल्टी वहाँ पे रख देती है। जैसे ही वहाँ पे वो बाल्टी में पानी रखती है, थोड़ा सा वो पीछे होती है और पीछे होके बस जाने ही वाली रहती है, तब वो स्मृति की पूरी बॉडी का फर्स्ट टाइम नज़ारा देखती है। तनिष्का ने फर्स्ट टाइम स्मृति की बॉडी पूरी तरीके से देखी थी। हालांकि उसने कभी उसको पूरी ना कपड़ों के देखा ही नहीं था, पर आज वो पहली बार उसे बिना कपड़ों के देख रही थी और वो देखती रह गई। तभी स्मृति बोलती है कि तनिष्का पानी रख दिया। तो कहती है हाँ। तो फिर वो क्या बाल्टी के ऊपर ऐसा ऐसा हाथ करती है, थोड़ा सा पानी लेती है और अपने मुंह पे डालती है, और मुंह पे डाल के जो मुंह पे का साबुन रहता है वो सब निकालती है। और उसे भी ध्यान नहीं रहता है कि उसने कपड़े नहीं पहने स्मृति ने। तो वैसे ही खड़ी हो जाती है और एकदम से टर्न होती है पूरे तरीके से। अभी क्या होता है, अभी जितने भी उसे नज़ारे देख रही रहती है वो बिना कपड़ों के वो टेढ़ा होके देख रही रहती है। फिर थोड़े टाइम के बाद वो जब नज़ारे देखती है तो वो पूरा एकदम सीधे हो जाती है, और एकदम से जो स्मृति रहती है वो उसकी तरफ देख के बोलती है थैंक यू तनिष्का हेल्प करने के लिए, मैं सच्ची में बिना पानी के नहा रही थी यार, पूरा साबुन लग चुका था। और जो स्मृति की नज़र रहती है वो उसके फेस पे कम उसकी बॉडी पे ज़्यादा रहती है। तभी वो एकदम से बोलती है, स्मृति एकदम से नजर देखती है तो कहती है आ क्या कर रही हो तुम मुझे ऐसे देख रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, क्या कर रही हो तुम, ऐसे जोर से चिल्लाती तुम पागल हो। तो तनिष्का कहती है मेरी क्या गलती है, तुम ऐसे खड़ी हो, मेरी क्या गलती है। और थोड़ी देर में वो उसे बोलती है भागो यहाँ से, और उसे ऐसे धक्का दे देती है और खुद गेट लॉक करने लगती है। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ जो रहती है तनिष्का, उसकी भी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो रही रहती है कि जैसे जैसे वो देख रही रहती है उसे बहुत अजीब सा फील होने लगता है। यहाँ पे तनिष्का को अभी भी समझ में नहीं आया रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इतना इजी नहीं रहता है कि हर एक चीज़ को समझना। थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल होती है और वहाँ पर जाके बैठती है, और जो स्मृति रहती है वो नहा लेती है और कपड़े उठाती है। अब उसको इतनी शर्मिंदा फील हो रही थी कि वो नज़र नहीं मिला पा रहे थे और दोनों एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाते। थोड़ी देर के बाद जो तनिष्का होती है वो कहती है कि मैं भी नहा कर आती हूँ, तुम कहीं जाना मत। स्मृति अपना सर हिला देती है और सोचती है कि शिट यार मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, मुझे थोड़ा तो समझ के रहना चाहिए था, ये सारी भी चीज़ें अच्छी बात तो थोड़ी ना है। थोड़ी देर के बाद जो रहती है हमारी तनिष्का वो भी नहा धो के आ जाती है और ये नीचे जाते हैं, कैंटीन रहती है वहाँ पर खाते हैं। फिर धीरे धीरे ये लोग जो ये जो कैंपस रहता है वो घूम रहे रहते हैं। फिर होता है फिर स्कूल वगैरह। अब मैं यहाँ बता देती हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ रहता है उसी यूनिवर्सिटी का अपना खुद का स्कूल भी रहता है, और वो एक बड़े से कैंपस में रहता है, और उसी कैंपस में वो लोग वहाँ पर दोनों साथ में रहते हैं। और अब थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ पर जो रहती है स्मृति स्कूल जाने लग जाती है, और जो हमारी तनिष्का रहती है वो कॉलेज जाने लगती है। और कॉलेज स्कूल जाने के बाद सेम उनका सेम रूटीन रहता है। शाम को ये लोग आते हैं, साथ में मिलके पढ़ाई करते थे, खाना खाते थे, हर एक एक चीज़ ऐसी होती थी। और ये दोनों
थोड़ा सा वक्त बिता के स्कूल के जो कैंपस रहता था वहाँ पे वॉक करने के लिए भी जाते थे। ऐसी इनकी लाइफ अच्छे तरीके से चल रही थी अनटिल अनलेस कि इनकी वो रात नहीं आती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।